हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्राउन क्लासेस। आज हम लोग जेटेट से संबंधित सिलेबस देखते हैं, जिसमें एक समान अध्ययन टॉपिक है जो सभी के लिए कंपलसरी है। और समान अध्ययन का एक सेक्शन है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीन चीज़ों को कवर किया जाता है। थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस भी हम लोग इसमें कवर करते हैं। तो केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें बायोलॉजी से आते हैं। और बायोलॉजी को हम लोग 6-7 यूनिट्स में करके स्टडी करेंगे, जिसमें कि हम ह्यूमन के बारे में, मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे और सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हम लोग, जैसे आज अपना पहला टॉपिक कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो जितना भी हम लोग अभी आज का स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस। जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसी पर आधारित क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए आप लोग अंत तक बने रहें, और एक जब क्वेश्चंस पे हम लोग आएँगे तो देखते हैं कि आप लोग कितना रिकॉल कर पाते हैं, कितने क्वेश्चंस बना पाते हैं। केवल एक बार लेक्चर ध्यान से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग सारे क्वेश्चंस बना पाइए। तो जीव विज्ञान हम लोग शुरू करते हैं। जीव विज्ञान में हम लोग देखते हैं, जिसको कि अ, इंग्लिश में कहा जाता है बायोलॉजी। ये बेसिकली 2 वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, बायो और लॉजी। बायो और लोगस। बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन, जीवधारियों का अध्ययन, यही जीव विज्ञान होता है, बायोलॉजी होता है। और इस बायोलॉजी वर्ड का सबसे पहले जो यूज़ किया था वो लेमार्क और ट्रेविरेनस, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने किया था। और इसमें एक और चीज़ है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, वो अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल, अरस्तु, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, ये आप इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिएगा, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, ये 2 साइंटिस्ट थे। उसके बाद हम लोग और एक बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते क्या हैं। बायोलॉजी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है ज़ूलॉजी और एक होता है बॉटनी। ज़ूलॉजी में हम देखते हैं तो फिर से ये 2 वर्ड्स हैं। ज़ू का मतलब होता है एनिमल, बेसिक सी चीज़ें हैं ये। और लोगस का मतलब होता है उसका स्टडी, स्टडी ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का अध्ययन। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसमें इन्होंने लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया था, उसको डिस्क्राइब किया था। इसीलिए अरस्तु को फादर ऑफ ज़ूलॉजी कहा जाता है। अगर हम बॉटनी देखें तो बॉटनी भी एक ग्रीक वर्ड है, बास्किन, जिसका अर्थ है चरना, वहाँ से लिया गया ये शब्द। और यहाँ पर देखते हैं कि थियोफ्रेस्टस नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिया प्लैनेटेरियम, जिसमें इन्होंने 500 पादप जो प्लांट्स हैं उनका वर्णन किया था, उनको एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब किया था। इसी कारण से ही थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान जो है, ये हमारा पहला टॉपिक है जो हम लोग शुरू करेंगे। कोशिका विज्ञान। कोशिका क्या होती है? सेल। सेल बायोलॉजी जब शुरू करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि कोशिका, कोशिका क्या है? किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब, या संरचनात्मक यूनिट का मतलब होता है कि सारे जितने भी जीव हैं, सबकी जो यूनिट है, वो क्या है यूनिट? वो सेल है। जिस तरह से हम एक बिल्डिंग देखते हैं, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, बेसिक यूनिट क्या है बिल्डिंग की? वो एक ब्रिक होती है, ईंट होती है, जिससे कि बिल्डिंग बनती है। उसी प्रकार से किसी भी कोशिका, कोई भी जीव है, उनका जो संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो होता है सेल। और क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या होता है? जब हम सेल बायोलॉजी को आगे बढ़ाएँगे तो देखेंगे कि इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होता है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सारी चीज़ें अलग-अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस या पावर हाउस कहा जाता है। तो सबके एक-एक करके फंक्शंस भी हम लोग देखेंगे आगे चल कर के। तो वो सारे फंक्शन जो सेल परफॉर्म कर रहा है, वो अल्टीमेटली जाकर किसी भी ऑर्गेनिज़म्स के जो पूरी बॉडी बनती है, वहाँ पर जाकर के वो सारे फंक्शंस दिखते हैं हमको। तो इसीलिए हम कोशिका को सजीव जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, उसके संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। सेकंड चीज़ हम देखते हैं कि कोशिका बनती किसकी है, वो एक जैव रासायनिक संरचना है। जैव रासायनिक का मतलब क्या हो गया? बायोमॉलिक्यूल्स की बनी होती है। बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रोटीन्स होता है, डीएनए होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, ये सारी चीज़ें आती हैं। और रासायनिक, केमिकल्स, केमिकल्स में हम लोग देखेंगे कि ये बहुत सारे अणुओं से, एलिमेंट से बनी होती है, जैसे कि फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। ये सारी चीज़ें हमारे सेल को कंपोज़ करती हैं। सेल इन सब चीज़ों का बना रहता है। एक छोटा-सा एक सिंपलेस्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर हम सेल का देखते हैं, कि सेल में बेसिकली 3 चीज़ें हमको दिखेंगी। सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन है, एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली होती है। इसके बाद अंदर में एक जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहा जाता है केंद्रक। केंद्रक का अर्थ है न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद होता है। डीएनए जो कि हमारी किसी भी एक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में सारी इन्फॉर्मेशन को वो कैरी करता है। और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है इसको इंग्लिश में, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। तो ये बेसिक 3 चीज़ें हैं। और प्लांट सेल और एनिमल सेल जो दोनों तरह के सेल होते हैं, उनमें ये 2 चीज़ें ये बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। आगे जो डिफरेंसेस होगा वो अलग-अलग जब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल को और एनिमल सेल को, तब वहाँ पर उन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे हम लोग इसका एक संक्षिप्त इतिहास देखते हैं, सेल का। तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? ये बेसिक है क्वेश्चन जो सब आप लोग जानते हैं। वो किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कॉर्क या फिर कॉर्क क्या है? यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि एक प्लांट होता है जिसका साइंटिफिक नेम है क्यूरकस स्यूबर। इसमें से कुछ डेड सेल्स इन्होंने निकाले और अपने ही एक कुछ लेंसेज़ को जोड़ करके एक माइक्रोस्कोप बनाया, सूक्ष्मदर्शी बनाया और वहाँ पर उन्होंने स्टडी किया, तो इस तरह के कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिए अपने एक छोटे से माइक्रोस्कोप के अंदर, इस तरह के स्ट्रक्चर्स। ये बंद कोठरियाँ टाइप का ये स्ट्रक्चर है। इनको ही रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया है। ये जैसे हम लोग मधुमक्खी के छत्ते देखते हैं, उसमें इस तरह के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होंगे, इसको इन्होंने सेल नाम दिया। ये बंद रहते हैं चारों तरफ से। और इन्होंने किताब भी लिखी, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया। इस किताब के अंदर सेल का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। दूसरे साइंटिस्ट हैं हमारे एंटन वन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक सूक्ष्मदर्शी बनाया और पहली बार इन्होंने जीवित कोशिकाएँ, उनकी कोशिकाएँ देखी, जीवाणु, बैक्टीरिया देखा, प्रोटोज़ोआ प्रोटोज़ोआ जिसमें कि हम लोग देखते हैं अमीबा आता है। अमीबा आप लोग सुने होंगे नाम। इसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे जब जाएँगे और शुक्राणु, स्पर्मेटोज़ोआ। ये कुछ चीज़ें इन्होंने 1874 में अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया और जीवित सेल रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क देखा था ना, ये डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल्स होते हैं। तो लिविंग सेल्स ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लिविंग सेल्स, जीवित सेल सबसे पहले किसने देखे? वो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखे। इसके बाद अभी मैंने बताया था कि कोशिका के अंदर में एक केंद्रक होता है। ये केंद्रक इसकी खोज किसने की? इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में 1831 में की। वैसे डेट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं बायोलॉजी में। फिर भी ये कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं, जिनकी आपको कुछ डेट्स अगर याद रह जाएँ तो ठीक है। फिर आगे देखते हैं कुछ और साइंटिस्ट्स हैं, जैसे कि पुरकिंजी हैं। पुरकिंजी ने जीवद्रव्य जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का जो स्पेस था, उसको जीवद्रव्य कहते हैं, उसकी खोज की।
रुडोल्फ विर्कोव ने क्या कहा? इन्होंने कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है रुडोल्फ विर्कोव का। नई कोशिकाएं पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। अगर ये एक कोशिका है, तो ये अपने आप नहीं आएगी, ये पहले से कोई कोशिका होगी, उसी के विभाजन से ही कोई कोशिका उत्पन्न होती है, अपने आप कोई कोशिका उत्पन्न नहीं होती है। इन्होंने इसके लिए एक ये लाइन दिया, ये कुछ वर्ड्स दिए, ओमनिस सेल्युलई ए सेल्युला, मतलब कोई भी कोशिका पहले से जो मौजूद है कोशिका, उसके विभाजन सेल डिवीजन से ही आती है। नई कोशिका अपने आप डी नोवो सिंथेसिस जिसको कहते हैं, वो नहीं होता है। फिर श्लाइडेनशॉन नाम के 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। कोशिकाओं में विविधता जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन अराइज करते हैं एग्जामिनर्स। छोटी-छोटी चीजें हैं। सबसे छोटी कोशिका ये आप लोग जानते भी होंगे, माइकोप्लाज्मा गैलीसिस्टिकम की होती है। इसका साइज जो है 0.1 माइक्रोमीटर होता है। तो इसका नाम क्या हुआ? माइकोप्लाज्मा गैलीसिस्टिकम। इसको एक और नाम से जाना जाता है, KPLO, यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। कभी-कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशंस में। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, सबसे बड़ी कोशिका कौन-सी होती है? ये भी हम लोग जानते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा। कोई भी अंडा होता है ना, मुर्गी का अंडा हो या कोई भी अंडा, वो एक कोशिका होती है। सबसे बड़ा अंडा चूँकि ऑस्ट्रिच का होता है, इसलिए ये सबसे बड़ी कोशिका हो गई, जिसका साइज़ क्या है 170 इंटू 135 मिलीमीटर में होती है इसकी साइज़। मनुष्य के शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उसमें जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं, वो सबसे लंबी कोशिकाएँ होती हैं। प्लांट्स की बात अगर हम करते हैं, तो प्लांट्स में साइकस साइकस नाम का एक पेड़ है, जिसके जो ओव्यूल्स होते हैं, बीजांड होते हैं, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, प्लांट्स के अंदर ध्यान रखेंगे। और मनीला हेम्प नाम का एक और प्लांट है, इसकी जो तंतु कोशिकाएँ होती हैं, लगभग उनकी लेंथ जो होती है 100 सेंटीमीटर की होती है। तो ये सबसे छोटी कोशिका कौन-सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन-सी है? प्लांट्स में सबसे बड़ा सेल कौन-सा है, सबसे लंबी कोशिका कौन-सी है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हमको देखने हैं। फिर संख्या के आधार पर हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। संख्या के आधार पर 2 प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं। एक होती है एक कोशिकीय और एक होती है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब हुआ यूनिसेल्युलर, और बहुकोशिकीय हो गया मल्टी सेल्युलर। मतलब एक कोशिका जिसमें पाई जा रही है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, जैसे अमीबा आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा, पैरामीशियम है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ये, और इसी तरह से यूग्लिना होता है ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये सारी एक कोशिकाएँ होती हैं। एक कोशिका ही एक बहुकोशिकीय जीव में हम देखते हैं कि बहुत सारे अंग होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए अलग है, सर्कुलेशन अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, नर्वस सिस्टम अलग है, लेकिन और वो सारे सिस्टम अलग-अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मतलब उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ पड़ा है। लेकिन एक कोशिकीय जीव होता है, उसमें एक ही कोशिका सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। उसमें पाचन तंत्र भी होगा, श्वसन तंत्र भी होगा, उसमें नर्वस तंत्रिकाएँ तंत्र भी होंगे, उत्सर्जन तंत्र भी होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती है। पैरामीशियम हो गया, अमीबा, यूग्लिना हो गया, और भी दूसरी कोशिकाएँ होती हैं, उनमें एक ही कोशिका सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। और बहुकोशिकीय जितने भी हम अपने इर्द-गिर्द में सारे पेड़-पौधे, जानवर देख रहे हैं, वो सारे के सारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, नॉर्मली ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मजीवी होते हैं, ये हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे। आगे देखते हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। पीछे मेंशन किए थे कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? श्लाइडन एवं श्वान ने इसको 1839 में प्रतिपादित किया था। इसमें इन्होंने 4 पॉइंट्स बताए हैं कि सेल थ्योरी में क्या-क्या होता है। प्रत्येक जीव एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है, जैसा हमने देखा कि या तो वो एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय होगा। तो या तो एक कोशिका या अनेक कोशिकाएँ होंगी। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। जो रुडोल्फ विर्चोव ने जो बात कही थी, ओमनिस सेल्युलाe ई सेल्युला,
विर्चाव ने कहा था, वही पॉइंट है यहाँ पर। ये इनफैक्ट ये बाद में विर्चाव ने ये पॉइंट जोड़ा था इस कोशिका सिद्धांत के अंदर। प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई है, मतलब हर कोशिका इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है, लेकिन लास्ट में जो कार्य करना है, जब टिश्यूज बनाते हैं मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय जीवों में, वो मिल करके एक साथ सारे कार्य संपन्न करती है। और प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, जैसा कि हमने एक डायग्राम में देखा था, जो कि कोशिका का मुख्य कार्य करता है। सारा कंट्रोल जो है, कंट्रोल सेंटर किसी भी कोशिका का है, केंद्रक न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोशिका में संरचना के आधार पर, केंद्रक की जो संरचना होती है उसके आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। यहाँ पर पहले एक कैरियन वर्ड का अर्थ समझ लीजिए, कैरियन, फिर आपको बार बार इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है और जो आदि समय से मिल रही है, और यूकैरियोटिक का होता है ट्रू, जो सही मायने में न्यूक्लियस है। मतलब क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसके बाहर केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, वो एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस का अर्थ क्या होता है? केंद्रक जो है, केंद्रक के बाहर एक केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, वो उसमें मौजूद होती है। प्रोकैरियोटिक सेल को हम समझेंगे कैसे, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। सबसे आसान इसका और सबसे सिंपल एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जीवाणु, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, वो प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जांपल है। तो केंद्रक में केंद्रक झिल्ली का अभाव है, इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिक डिफरेंस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाहर एक सेल वॉल होता है। सेल वॉल हम लोग जब प्लांट सेल पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति वहां भी पाई जाती है, कोशिका भित्ति बैक्टीरिया में भी या प्रोकैरियोटिक जीवों में भी पाई जाती है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एनिमल सेल, जंतु के जो सेल्स होते हैं, वहां पर कोशिका भित्ति एब्सेंट होती हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग होते हैं जो केवल पादप में मिलते हैं, और वो एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक अगर हम सिंपल बैक्टीरिया का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना होगा बैक्टीरिया का। एक समझाने के लिए बस एक मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाहर ये एक, अगर हम ये नीले रंग से दिखा रहे हैं, तो इसके बाहर ये एक, ये जो बाहर स्ट्रक्चर है, ये हो गया आपका कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और ये जो हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, कोशिका झिल्ली हो गई है। अंदर में इसके जो है डीएनए जो है वो फ्री रहता है, मतलब ये इस तरह का डीएनए इस तरह से रहेगा। इसके बाहर जो केंद्रक झिल्ली है वो नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं, इसके लिए टर्म है न्यूक्लियोइड, तो न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक सर्कुलर डीएनए, वृत्ताकार डीएनए होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, प्लाज्मिड। इसको आप ध्यान रखेंगे, वृत्ताकार डीएनए, ये वृत्ताकार डीएनए सर्कुलर डीएनए होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मिड कहलाता है, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। आगे आप लोग देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग आपने शब्द सुना होगा, बायोटेक्नोलॉजी, वहां पर इस प्लाज्मिड का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में, डीएनए बायोटेक्नोलॉजी में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, इन सब जगहों पर प्लाज्मिड डीएनए का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। अब जो इसका सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, उसमें एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं म्यूरिन। इंपॉर्टेंट है म्यूरिन, जो कि इसको रिजिड बना के रखता है, उसको सुदृढ़ बना करके रखता है, सेल वॉल को। इसके बाद हम देखेंगे कि जो जीवाणु हैं, वो एक स्टेन होता है, अभिरंजन स्टेन जिसको कहते हैं। ग्राम ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने वो स्टेन बनाया था, एक रंग बनाया था, ट्रेनिंग करते हैं उससे हम बैक्टीरिया की।
उसके आधार पे बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जब हम ग्राम स्टेन के अंदर डालते हैं, वो बैंगनी रंग ले लेता है। तो इसीलिए उसको ग्राम पॉजिटिव, मतलब वो बैंगनी रंग दिखाता है, इसलिए उसको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। और जो बैक्टीरिया जब ग्राम स्टेन में डालते हैं, तो वो उसमें घुल जाएगा, कोई रंग नहीं दिखेगा उसमें, तब उसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कोशिकांग, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज हैं, राइबोसोम्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं। उसमें प्रोकैरियोट्स में जो प्रोकैरियोट्स में जो हमको कोशिकांग है, जैसे कि गोल्गी का है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतर्प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसको, ये सब चीजें नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस के। मीसोसोम्स, मीसोसोम्स भी एक तरह का स्ट्रक्चर है जो पाया जाता है, जो कि कोशिका भित्ति के निर्माण में मदद करता है। राइबोसोम्स देखिए यहाँ पर पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाए जाते हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70S, इसका अर्थ होता है स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग। आगे राइबोसोम पढ़ेंगे तब हम इसको और डिटेल में देखेंगे। 70S ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक्सक्लूसिवली सिर्फ प्रोकैरियोटिक में ही मिलेगा, यूकैरियोटिक में कभी नहीं पाया जाएगा 70S। और इसका काम क्या होता है राइबोसोम का? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण इसका मुख्य कार्य होता है। फिर डीएनए जब हम देखते हैं, इसका डीएनए मैंने बताया कि किसी प्रकार की केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। इसके डीएनए में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक और प्रोटीन है, हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन है। ये हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, यहाँ पर नहीं पाया जाता है। और इसी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियोइड कहलाता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। कैसे डिफरेंट हुआ ये यूकैरियोटिक कोशिका से? एक तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, दूसरा इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों चीजें हैं, इस वजह से ये न्यूक्लियोइड कहलाते हैं। और एक गोलाकार डीएनए, सर्कुलर डीएनए जो मैंने बताया आपको, प्लाज्मिड, वो केवल बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें कोशिका विभाजन के 2 मेथड हैं बेसिकली। एक होता है विखंडन, इसको कहते हैं हम फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, और दूसरा होता है मुकुलन, बडिंग। ये 2 मेथड होते हैं इसमें, इसमें सेल डिवीजन के। इसके एग्जांपल्स में एक आपने बैक्टीरिया तो देखा ही, उसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया, डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। साइनोबैक्टीरिया एक और होता है इसका एग्जांपल, और नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये कुछ प्रमुख एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के, जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग ये जितना हमने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में और सेल बायोलॉजी की बेसिक जानकारी ली है, इसी पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपने ये लेक्चर ठीक से सुना होगा तो मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आप एक बार में बता दीजिए। आइए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किन्होंने किया? तो एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जीवों का, तो ये हम लोग रिकॉल करके कोशिश कीजिए अगर आंसर बता पाते हैं। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, जीवाणु और स्पर्मेटोजोआ। वो किसने सबसे पहले देखा था अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से? लुएनहॉक ने देखा था। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क की कोशिकाएं देखी थी, तो सर्वप्रथम उन्होंने किस अपनी उनकी उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताना है बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर, कि किस पुस्तक में उन्होंने इसका वर्णन किया था, डिस्क्राइब किया था। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, माइक्रोग्राफिया। तो ये आप रिकॉल कर पाएंगे आसानी से। इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोग्राफिया। सिंपल है क्वेश्चन।
देख लीजिए क्वेश्चन एक बार फिर से। इस पुस्तक में उन्होंने कॉर्क सेल्स के बारे में डिस्क्राइब किया, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया के बुक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है। देखिए कोशिश करके, यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम लिखा है और उनके वर्क्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। लुइनहॉक ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने, श्लाइडन और शॉन ने किया क्या। लुइनहॉक ने क्या किया था, जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा और उसका वर्णन किया था, जैसे आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखा। तो लुइनहॉक ने लुइनहॉक का हम लोग एक बार कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। लुइनहॉक ने क्या किया है, जीवित कोशिकाओं को सर्वप्रथम देखा और उसका वर्णन किया है लुइनहॉक ने। तो ये इसका ऑप्शन हो गया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की है, केंद्रक की खोज की। ये ऑप्शन हो गया है। स्लाइडन ने क्या किया, स्लाइडन ने और शॉन ने वैसे तो सेल थ्योरी दी थी, इसके अलावा भी इनका कंट्रीब्यूशन है। स्लाइडन ने सभी पादपों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं ये बताया है, और शॉन ने बताया है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, जो सेल वॉल बोले थे, जो डेड सेल वॉल होती है, उसके बारे में इन्होंने बताया, सेल वॉल पाई जाती है। तो लुइनहॉक जीवित कोशिका के बारे में बताया उन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, स्लाइडर ने सभी पादपों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं ये बताया, और शॉन ने पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, इसके बारे में उन्होंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंपल क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये आप लोग तुरंत बता सकते हैं देख करके इस क्वेश्चन को। श्लाइडन एवं शॉन ने 1839 में कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी दी थी। उसके 4 पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ओमनिस सेलुला ए सेलुलाई, कोई भी कोशिका है वो पहले से जो कोशिका मौजूद है उसी के विभाजन से बनती है। एनी सेल ओरिजिनेट्स बाय द डिवीजन ऑफ ए प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से जो मौजूद है कोशिका उसके विभाजन से बनती है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, सिंपल आंसर है इसका, रुडोल्फ विर्काउ ने दिया था इसका आंसर। ये स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्काउ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो हमने पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले, उसके ऊपर आधारित है ये क्वेश्चन, कि इसके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आनुवंशिक पदार्थ के बारे में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें से बताना है कि कौन से सही है या कौन से सही नहीं है। सबसे पहला है कि हिस्टोन्स का अभाव, हिस्टोन्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है इसमें नाभिकीय झिल्ली नहीं पाई जाती है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तीसरा, ये एकल वृत्ताकार डीएनए के अणु से बने होते हैं। ये आप लोग देखिए इसको, इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हिस्टोन नाम के जो प्रोटीन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका की खास बात क्या है, यूकैरियोटिक से कैसे उसको अलग करते थे, इसमें न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट होता है, नाभिकीय झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। फिर तीसरा, इसमें क्या बताए थे आपको, एक सर्कुलर डीएनए, वृत्ताकार डीएनए होता है, इसको कि हम कहते हैं, क्या नाम था उसका, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड डीएनए उसको कहते हैं, प्लाज्मिड डीएनए। तो ये डीएनए भी उसमें पाया जाता है। तो के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं कि क्या सही है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इसमें हिस्टोन का भी अभाव होता है, नाभिकीय झिल्ली का भी अभाव होता है, और एक वृत्ताकार डीएनए जिसको प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं वो भी इसमें पाया जाता है, अर्थात इसका आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का टाइप पूछा है, 80S प्रकार का, 70S, 30S, 50S, कौन सा पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जब आप यूकैरियोटिक कोशिका भी देखेंगे तो वहां पर 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। यूकैरियोटिक
तो वहाँ पर भी जो राइबोसोम है उसका काम प्रोटीन सिंथेसिस में ही होता है, चाहे वो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में हो या यूकैरियोटिक कोशिका में हो, दोनों जगह वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा हुआ बी ऑप्शन हो गया। तो कुछ ये क्वेश्चंस थे जो हमने देखे हैं अभी। तो ये क्वेश्चंस, ये कुछ आसान क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिए हैं और इसके आंसर हमको उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर चुके होंगे अपने से भी इन क्वेश्चंस को। और ये जो हमने क्लास किया है इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।